देखिए जीएसटी में सबसे पहले बैठिए, जीएसटी में सबसे पहले अपने को देखना होता है, आप तो सब कुछ देख लिए हैं, अभी हम बस आपको समझा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चार चीज़ें फाइलिंग के प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे क्लाइंट का, एवरी मंथ हमें जीएसटी फाइल करना है एवरी मंथ किसी भी क्लाइंट का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उनका सेल्स पूछेंगे, सर आपकी सेल्स क्या है, ठीक है। अब सेल्स उनसे पूछेंगे क्यों, क्योंकि जीएसटी R1 फाइल करना है, क्योंकि उसका ड्यू डेट 11 तारीख है। तो सबसे पहले हम लोग जीएसटी R1 की बात करेंगे। अब हम उनको बोलेंगे कि सर मुझे आपका सेल्स चाहिए। वो क्लाइंट आपको ये बोल सकता है कि ठीक है हमारा जो सेल्स है वो हम टैली में मेंटेन करते हैं, ठीक है। या दूसरा बोल सकता है कि हम जोहो में मेंटेन करते हैं, सैप में, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वो मेंटेन करता है। दूसरे टाइप के जो अकाउंटेंट क्लाइंट होते हैं वो आपको बोलेंगे कि देखिए हम तो सॉफ्टवेयर में मेंटेन नहीं करते हैं, क्योंकि आपका जो अकाउंटिंग वाला काम है वो हम आपको ही दे रखे हैं। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में वो कच्चा में बनाया होगा एक रफ पे जो होता है ना, घस के दे दिया कि राम को मैंने इतना बेचा या वो बेचा। यदि उधार में बेचा होगा तो राम श्याम का नाम होगा, यदि उधार में नहीं बेचा होगा मतलब बकाया में नहीं बेचा होगा तो फिर वो कैश का रखेगा, ठीक है। अब वो लेकर के आप आएंगे, फिर आपके पास क्योंकि वो अकाउंटिंग दे रखा है एवरी मंथ का, तो आप वो क्या करेंगे उसमें सेल एंट्री मारेंगे। नॉर्मल जो टैली होगा तो टैली में जोहो आप उसका मेंटेन कर रहे हैं तो जोहो में आप क्या करेंगे एंट्री मारेंगे, ठीक है। अब वो सेल एंट्री मारने के बाद वहां से हम लोग चीजें अपलोड करेंगे पोर्टल पे। पोर्टल पे भी दो तरीके से अपलोड होता है, एक होता है ऑनलाइन मेथड, एक होता है ऑफलाइन मेथड, ठीक है। अब जीएसटी R1 की हम बात करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे उनका डाटा देंगे। फर्स्ट स्टेप इज टू टेक द डाटा। अभी हम जीएसटी में जीएसटी R1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ जीएसटी R1 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डाटा लेंगे, डाटा मींस सेल्स का डाटा, ठीक है। उनसे हम सेल्स का डाटा ले लेंगे। अब सेल्स का डाटा हो सकता है वो कच्चा में दे या आपको पक्का में दे। पक्का मतलब कि वो किसी सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हैं, कच्चा मतलब पेपर में दे दिया, अब हम लोग उसका अकाउंटिंग एंट्री करना है, ठीक है। अब ये कच्चा पक्का जो भी हो, लेकिन मुझे जो जीएसटी पोर्टल है, जीएसटी पोर्टल पे मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन, ठीक है। या तो ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन। यदि हम एक बार मेरे पास कच्चा पेपर आया है और वो क्लाइंट का अकाउंटिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट का पूरे महीने का बिल ही मान के चलिए 10 ठो आया है, तो क्या अकाउंटिंग कराएगा क्लाइंट, ठीक है। उस केस में हम 10 ठो कच्चा पेपर पकड़ेगा और उसको ऑनलाइन वाले में फटाफट कंप्यूटर में एंट्री मार के इसका डन कर दिया। लेकिन मान लीजिए कोई क्लाइंट भले ही कच्चा में एंट्री किया, पक्का में किया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पक्का में किया है तो वहां से हम एक्सेल ले लेंगे, जेसन जनरेट करेंगे, ऑफलाइन टूल में जाएंगे, अपलोड करके फाइल कर देंगे, बस उनका मिला लेंगे कि हाँ सब प्रॉपर है ना, मतलब कोई एसएसएन का इशू तो नहीं है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि क्लाइंट जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसका एक्चुअल जो एसएसएन कोड होना चाहिए एज पर द नोमेनक्लेचर ऑफ द एसएसएन कोड वो नहीं रहता है, तो वो जस्ट गूगल कर लीजिएगा, एसएसएन कोड हर प्रोडक्ट का मिल जाएगा। तो पक्का में है तो सॉफ्टवेयर से एक्सेल सीख लिए, गवर्नमेंट का टूल है ऑफलाइन टूल, उसमें डाले एक्सेल सीट को, जेसन जनरेट किए यहाँ डाल दिए। यदि क्लाइंट का सॉफ्टवेयर अपडेटेड है तो डायरेक्ट वहीं से जेसन डाउनलोड किए, सब कुछ चेक करके एरर वगैरह नहीं है तो फिर ऑफलाइन में अपलोड करके उसको फाइल कर देंगे जीएसटी में। लेकिन हम क्या बात करें कच्चा के बारे में। कच्चा में यदि पेपर में यदि लिख के रखा है तो दो ऑप्शन है, यदि उसका अकाउंटिंग कर रहे हैं तो फिर अकाउंटिंग करेंगे, फिर ऑफलाइन मेथड में आ जाएंगे, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में आ गया। तो सॉफ्टवेयर में जब आ गया ऑफलाइन में तो फिर क्या करेंगे उसको सॉफ्टवेयर से अपलोड करके या तो वहां से एक्सेल या जेसन जनरेट कर लेंगे। यदि एक्सेल मिल रहा है तो गवर्नमेंट के टूल में डाल के उसको जेसन में जनरेट करके यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए ये कच्चा में है, यदि 10 ही बिल है, मान लीजिए पूरे मंथ का 10 ही बिल इनवॉइस है, ठीक है, सेल्स इनवॉइस उसका 10 ही है, तो डायरेक्ट ऑनलाइन में जाएंगे टाइप कर देंगे, क्योंकि वो क्लाइंट हमें अकाउंटिंग का भी पैसा पेमेंट नहीं करता है, तो डायरेक्ट उसका काम कर लेंगे। इस तरीके से उसका R1 फाइल हो जाएगा। ये हमारा पूरा कंसेप्ट था R1 का। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जीएसटी फाइलिंग का, क्योंकि यहीं से जीएसटी फाइलिंग का ड्यू डेट स्टार्ट होता है 11 तारीख। उसके पहले हमको क्लाइंट को बता देना है कि भैया ये सेल्स का डाटा जो भी आपके इस पर्टिकुलर मंथ का है वो आप रेडी कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे जीएसटी R2B फिर फिलिंग का। ये जीएसटी R2B और 3B एक साथ समझेंगे, ठीक है। अब देखिए जीएसटी R1 आप लगा लिए, फाइल हो गया। अब ये जीएसटी R1 में एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर मंथ में आपने 100 रुपए का सेल किया था और ये सामान पे 80% जीएसटी था, मतलब 118 रुपए का आपने सेल किया था पूरा। तो 118 रुपए का जो सेल हम किए हैं ये जीएसटी में R1 में हम रिपोर्ट कर दिए हैं। एग्जांपल ले रहे हैं, जीएसटी R1 में हमने रिपोर्ट किया कि 118 रुपया हमारा सेल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी वैल्यू, ठीक है, टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गया। इसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है।
इसको बोलते हैं जीएसटी रेट। ठीक है, इसका जब 18% निकालेंगे मतलब 18 रुपया वो जीएसटी का अमाउंट हो जाएगा, और ये पूरा अमाउंट को बोलते हैं टोटल इनवॉइस वैल्यू। समझ में आया? अब ये जीएसटी R1 हमने लगा दिया, लेकिन हमारी यहाँ से टैक्स लायबिलिटी जनरेट होगी क्योंकि R1 में कोई पेमेंट हम लोग नहीं करते हैं। तो वो 18 रुपया का जो अमाउंट है 18 रुपीज, ये जो अमाउंट है ये हमें पे करना है। कैसे पे करेंगे? सपना तो नहीं आएगा कि पे करना है, यही अमाउंट हम पे करते हैं कहाँ? जीएसटी R3 में। ठीक है, अब मान लीजिए ये 100 रुपए का जो सामान हमने बेचा, तो सामान तो ऐसे आसमान से नहीं टपका होगा, ये सामान हमने किसी से खरीदा होगा, ट्रेडर से, तो मैन्युफैक्चरर है तो बनाया होगा। ये जो 100 रुपए का सामान हम किसी से खरीदे थे, तो एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ कि जब मैंने परचेज किया था, मैं यहाँ पे रफ बता रहा हूँ, ठीक है, परचेज का जब मैंने परचेज किया था तो मान के चलता हूँ मैंने 50 रुपए में परचेज किया था। ठीक है, तो 50 का 18% हमसे वो जीएसटी लिया होगा। हम इतना में परचेज किए थे 50 रुपए में, तो 18% जीएसटी बोला था एक्सक्लूडिंग है, तो 18% जीएसटी लिया, 50 रुपए का 18% निकालिए। अब ये 9 रुपए क्या है? जीएसटी अमाउंट है। ठीक है, देखिए जीएसटी कैसे काम करता है। हमने परचेज किया, 9 रुपए का जीएसटी अमाउंट आया, तो हम सामने वाला को कितना दिया होंगे? 50 प्लस 9 59, उसको हम पे किए। ठीक है, अब वो बंदा वो भी अपना जीएसटी रिटर्न लगाया होगा, तो वो बंदा वहां पे जब रिटर्न लगाएगा R1, तो उसमें बता देगा कि मैंने एग्जाम्पल मिस्टर एक्स को इतने का सामान बेचा। अब ये 9 रुपया हमारे लेजर्स में आ जाएगा। कैसे आएगा? जैसे ही वो रिटर्न फाइल करेगा, वो हमारे जीएसटी नंबर डालेगा, वो जीएसटी नंबर से हमारे जीएसटी के क्रेडिट लेजर में ये 9 रुपया आ गया। यही 9 रुपया आपको 2B को हिट करेगा, यहाँ पे ये 9 रुपया इसको हिट करेगा। तो हम जब 2B देखेंगे 14 तारीख के बाद, एवरी मंथ में 14 के बाद ये अपडेट हो जाता है, जब हम 2B खोलेंगे तो उसमें दिखाएगा ये 9 रुपये का अमाउंट जो है यहाँ पे आ गया, मतलब हम जो परचेज किए हैं वो 2B में दिखाएगा कि हमने राम से परचेज करके ये बेचा है, श्याम से परचेज करके बेचा है, वो 2B में सारा चीज दिखाएगा। ठीक है, वहां पे ये 9 रुपया भी दिखेगा। अब हमको देना कितना है? 18 रुपया, क्योंकि लायबिलिटी कहाँ पे जनरेट होता है? 3B में। अब हम जब गए हैं उसको पैसा देने डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट वाला बोला कि सुनिए भैया, आप 18 रुपया मत दीजिए, क्योंकि आपके नाम पे ऑलरेडी जो राम श्याम जिससे भी आप खरीदी किए हैं वो 9 रुपया जमा कर चुका है। समझ में आया? तो यहाँ पे फिर क्या होता है? सेटअप होता है। तो 18 माइनस 9 मतलब हमें 9 रुपया ही सिर्फ पे करना है पैकेट से। ठीक है, हमको 18 देने गए थे, लेकिन ये बोला कि भैया 9 रुपया तो 2B में ऑलरेडी कर दिया है, और 2B का जो डाटा है ऑटोमेटिकली फेच होकर 3B में आ जाता है, टेबल 4, और टेबल जो 3.1 होता है वो इसको फेच करके यहाँ डाल देता है। मतलब हम ऐसे समझे, टेबल 3.1 में R1 का डाटा चला जाता है, तो ये 18 रुपया आ गया, टेबल 4 में ITC आता है 9 रुपया आ गया। अब सेटअप करके हमको 9 रुपया पे करना है। ये सारा ऐसे फ्रेमवर्क चलता है। ठीक है, अब टेबल 4 जो हम बात कर रहे थे, टेबल 4 ये रहा टेबल 4। टेबल 4 में जो 9 रुपया है यहाँ वाला, वो आपको मैच एवरी मंथ कराना है कि क्लाइंट का 2B में जो शो कर रहा है वो टेबल 4 में ऑटो फेस कर लिया है ना, टेबल 4 ऑफ 3B जीएसटी R3B। और 3.1 जो टेबल है, मतलब ये 18 रुपये वाला, ये यहाँ से फेच होगा जीएसटी अमाउंट से। ठीक है, समझ में आया? समराइज करते एक बार, समझ गए? ठीक है, समराइज हम ऑलरेडी भेजे भी हुए हैं, फिर भी मैं एक बार के लिए बता देता हूँ। जीएसटी R1 सेल्स डाटा, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन से फाइल होगा। जीएसटी R2B परचेज किए हैं जिस पार्टी से, मान लीजिए पार्टी बोल रहा है कि हम 10 आदमी से परचेज किए हैं, जीएसटी R2B में दिख रहा है कि 4 पार्टी दिखा रहा है, तो जीएसटी R2B का एक्सेल शीट एवरी मंथ 14 तारीख के बाद भेज दीजिए उसको, तो भैया यहाँ पे आप मिला लीजिए किस पार्टी से परचेज किया किससे नहीं किया, वो उसका ड्यूटी है। मान लीजिए सामने वाला पार्टी उसका रिटर्न नहीं लगाया होगा, तो उसको किसका लॉस हो जाएगा? ITC का लॉस हो जाएगा। तो वो अपना बात करके पार्टी को बोलेगा भैया रिटर्न लगाओ, तो वो जीएसटी का अमाउंट पे कर चुका है। अब जीएसटी R3B, ठीक है, लायबिलिटी यहाँ पे हमको पे करना है। अब ये 3B में सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है टेबल 3.1 एंड 4। 3.1 में जीएसटी R1 का लायबिलिटी जाता है, टेबल 4 में
2B का ITC ऑटो यहाँ पे आता है। हमेशा मैच करना है कि 2B में जो ITC शो कर रहा है वो 4 में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। अभी हम ब्लॉक क्रेडिट वो सब बात नहीं कर रहे हैं, वो सब एक अलग पूरा कंसेप्ट है कि हमको कौन सा ITC लेना है कौन सा नहीं लेना है। बस अभी हम बात कर रहे हैं कि 2B में जो शो कर रहा है वो 4 में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। और R1 का जो लायबिलिटी है वो टेबल 3.41 में आएगा ऑफ 3। समझ में है? ये समराइज करके हमने बता दिया है। एवरी मंथ आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करना चाहिए कि 2B में मान लीजिए 100 रुपये आ रहा है तो टेबल 4 में भी वो 100 रुपये आना चाहिए। 3.1 में लायबिलिटी 100 रुपये है तो वो आपको सॉरी GSTR 1 में लायबिलिटी 100 रुपये है तो टेबल 3.1 में आना चाहिए। समझ में है? ये पूरा फ्रेमवर्क ऐसे GST का काम करता है। इसके अलावा और भी चीजें आज का ये बेसिक नॉलेज है फॉर द GST फाइलिंग ऑफ द पोर्टल। ठीक है। वीडियो